वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जय नमः साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाबा साहब की 131वीं जयंती है, तो उनकी उस मौके पर खुशी मौके पर जो है ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संतोष साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, स्वागत करते हैं। उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनके जो है मतलब कुछ जो उन्होंने किया है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले का स्वागत करते हैं एडवोकेट संतोष साहू जी, उसके बाद में सवाल जवाब करते हैं। जी एडवोकेट संतोष साहू जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब जी, आवाज आ रही क्या? जी सत श्री अकाल, स्वागत है जी आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। सत श्री अकाल। तो आज बात करेंगे कि बाबा साहब का जो 131वां जो जयंती पर्व है, जो भी दिवस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा ये, जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब हैं, सब मानते हैं सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा है। जब इतना संविधान इतना कीमती है, इसके बाद भी लोग विरोध करते हैं। तो लोग जो विरोध कर रहे हैं, इनके बारे में बताएं कि ये कौन लोग हैं जो विरोध करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं जी संतोष साहब जी। महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के 131वीं जयंती के अवसर पर मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और देश और दुनिया के लोगों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बाबा साहब विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे। ये किसी से छुपा नहीं है। और बाबा साहब ने विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत को बनाकर दिया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। पर बाबा साहब के जयंती के मौके पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत में बाबा साहब का विरोध करने वाले लोग कुछ सिर्फ गिरे लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे तो बाबा साहब का बड़ा सम्मान है। शेड्यूल कास्ट के अंदर बाबा साहब को सम्मान करने वाले लोग दिलो जान से करते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग बाबा साहब के किए कार्यों को हर वक्त ख्याल रखते हैं। उनको बाबा साहब के कार्यों की चर्चा वो अपने जन जन तक अब लेके जा रहे हैं। ओबीसी के लोग, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों के लोग भी अब बाबा साहब के कार्यों को जानने लगे हैं। बहुत तेजी से जागरूकता बाबा साहब के विचारों को लेकर, लिखे गए किताबों को लेकर बढ़ रहा है। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों में भी बाबा साहब को लेकर एक बड़ा जानकारी है और सामान्य वर्गों में भी बाबा साहब को लेकर एक बड़ा जानकारी है। हाँ, ये सच है कि बाबा साहब जैसे विद्वान पुरुष को भारत के कुछ लोग, जैसे कि आपने सुना होगा कि कहीं बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ दिया गया, बाबा साहब की मूर्तियों पे काली पोत दी गई, बाबा साहब को लेकर अपमानित शब्दों का उपयोग किया जाता है। सोशल मीडिया में आए दिन ये दिखाई पड़ते हैं। कई लोगों के ऊपर FIR तक होता है, कार्रवाई की जाती है। तो ये वो लोग हैं जो भारत में एकता, भाईचारा और मानव समान हो, इसके वो विरोधी हैं। बाबा साहब का भारत में विरोध करने वाले लोग वो लोग हैं जो लोग भारत के 90% लोगों को अपने अधीन बनाए रखना चाहते हैं। कि बाबा साहब की गलती वो ये मानते हैं कि बाबा साहब ने जातिवाद पैदा किया, उसने वर्गवाद बना दिया, लेकिन वो उनका ये बात सर्वथा निराधार है, भ्रामक है और ये गलत बात है। उनको ये दर्द है कि कल तक जो हमारे पैरों के नीचे पड़े रहते थे, बाबा साहब के कार्यों से, बाबा साहब के लिखे संविधान के कारण वो आज हमारे बराबर में बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन गए, नेता बन गए, मंत्री बन गए, देश और दुनिया में जाके काम कर रहे हैं, देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं। ये उनको जलन है, ईर्ष्या है, इसको ईर्ष्या कह सकते हैं। और बाबा साहब जिन परिस्थितियों से उभरे उसको भारत ही नहीं, भारत के बाहर विश्व के लोगों को ज्ञात है कि बाबा साहब जिस दौर में उभरे
उनको स्कूलों में बैठने का जगह नहीं था, स्कूलों में सार्वजनिक रूप से पानी वो नहीं पी सकते थे, वो आगे पंक्ति में बैठ नहीं सकते थे, कोई उनको छूने को तैयार नहीं था, वो दूर बैठ के भोजन करते थे, उनको यहाँ तक कि कोई सहारा देने को तैयार नहीं था, उनके बाल को काटने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे असमान सामाजिक परिस्थिति में बाबा साहब का उदय हुआ, वो जन्म लिए और निरंतर संघर्ष करते 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 यहाँ तक पहुंचे और विश्व में उनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, विश्व में उनके ज्ञान को दुनिया के लोगों ने सलाम किया और मान्यता दी और विश्वविद्यालयों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे विश्व के विख्यात विश्वविद्यालयों में उनके प्रतिमा को अपने विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगाकर, फ्रंट में लगाकर सम्मान दिया। तो ये सही है कि भारत में जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं वो लोग बाबा साहब का विरोध नहीं करते, बाबा साहब के कार्यों से जिन लोगों की प्रगति हुई है वो प्रगति का वो विरोध करते हैं, उस प्रगति से वो ईर्ष्या रखना चाहते हैं और वो भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड को जो संविधान के कारण प्रगति है हो रहा है उसको पुनः वो दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखना चाहते हैं। जैसे भारत में कई ऐसे प्रथाएं थी कि बाप किसी का गुलाम है तो उनके जाने के बाद उनका बच्चा गुलाम हो गया, उनका पोता गुलाम हो गया, ऐसा जो व्यवस्था भारत में गुलाम भारत में रहा है, ये एक वो मानसिकता है कुछ चुनिंदा और ऐसे सिरफिरे लोगों के पास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के इस मौके पे कि महामानव नहीं, ये मौके पर हम ये सवाल है, ये जो मौके पर कहना है वो तो बाद में हम आपसे सवाल करेंगे इस बारे में, क्योंकि लास्ट में सवाल ये होगा हमारा मौके पर क्या करना चाहते हैं लास्ट में। तो दूसरा सवाल मेरा सबसे पहले ये होगा आपका, जैसे मतलब भाई हमने लिंक सेंड किया, अभी आप सभी को अगर कोई जुड़ना चाहता है, सवाल करना चाहता है वो भी कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति बनते हैं भारत में और प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अगर जैसे अभी तेली को सुना जाता नकली तेली असली तेली, तो सबको उनको किसी को उनको पता होगा जो तेली बनाए हैं। तो राष्ट्रपति जैसे आजकल के जो देश को जिसको बोलते हैं दलित बने हैं, दलित तो कोई नहीं होता है, इंसान होता है। तो ये हरामखोरों ने किसी को दलित बनाया, किसी को तेली बनाया, किसी को चमार बनाया है। तो ये बताइए कि अगर संविधान ना होता तो सारी जो तेली या मतलब जो दलित है ये क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन पाते? क्या ख्याल आपका? ये एक बड़ा सवाल है, ये संवैधानिक सवाल आपने खड़ा किया है भाई मेघराज सिंह जी। मैं वॉइस ऑफ मानवता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने ऐसे सवालों को सबके सामने खड़ा किया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगर भारत का संविधान नहीं होता तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति तो छोड़िए, राष्ट्रपति के प्रांगण में भी शायद नहीं जा पाते। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर ये संविधान नहीं होता, वर्तमान बाबा साहब के लिखे हुए संविधान नहीं होते, तो प्रधानमंत्री छोड़िए, जिस जाति का भारत के मनुवादी व्यवस्था में ये प्रचार कर दिया गया हो कि ये तेली जाति का है, चूंकि मैं भी तेली जाति का हूं और हम पूरे देश का दौरा करते हैं, आज भी हमें ये यातना झेलना पड़ता है कि ये तेली जाति का है, इसका मुख देखने से दिन खराब हो जाता है, अशुभ माना जाता है। हम अभी भी भारत में इसके दंश को झेल रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उसके उस कुर्सी तक वहां पहुंचे ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। आज भारत के राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी अगर राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो ये भारत के संविधान की ताकत है। अगर संविधान नहीं होता तो राष्ट्रपति जी सामाजिक व्यवस्था में अछूत हैं, प्रधानमंत्री जी सामाजिक व्यवस्था में शूद्र हैं। जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में एक घटना घटा, यामिनी देवी साहू जी को ये कहा गया कि तुम शूद्र हो, इसलिए भगवत श्रीमद् भगवत कथा नहीं कर सकते। वो कथा नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे बनते? ये भारत के संविधान की ताकत है
कि आज एक अछूत को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। जो सामाजिक व्यवस्था में अछूत है, संवैधानिक व्यवस्था में वो राष्ट्रपति है, सामाजिक व्यवस्था में जो शूद्र है, संवैधानिक व्यवस्था उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये बाबा साहब का उपकार है, बाबा साहब के लिखे संविधान का ये ताकत है कि एक अछूत राष्ट्रपति भारत का बन गया, एक शूद्र भारत का प्रधानमंत्री बन गया। ये कोई ताकत कहीं नहीं, ये सिर्फ भारत के संविधान की ताकत है। और भारत के संविधान को जो बाबा साहब ने इतना मेहनत मशक्कत पूरे जीवन जवानी लगाकर बनाया, पूरे देश के लोगों की सहमति से, इसके लिए भी मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जी जी। तो एक बात देखते हैं, बोलो बहुत सारे तो संविधान के बारे में जानते भी इतना, बहुत सारे संविधानों के बारे में पता भी। संविधान जो है ना बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन संविधान के अंदर लिखा क्या है किसी को मेरे ख्याल में 99% को मालूम ही नहीं है। तो क्या संविधान जो भारत के स्त्री पुरुष है या नौजवान है, क्या इनके लिए पढ़ना जरूरी है, या सिर्फ इसको जैसे बहुत सारे मत्था टेक करके निकल जाते हैं, तो इसको ऐसे मानते रहे संविधान को, या संविधान को पढ़ना कितना जरूरी है? क्या ख्याल आपका इसके बारे में? जी, जैसा कि अभी हमने कहा कि एक वर्तमान संवैधानिक जो व्यवस्था है शेड्यूल कास्ट, आज का शेड्यूल कास्ट कल का अति शूद्र है, अछूत है, वो संविधान की ताकत से भारत के राष्ट्रपति के पद पे आसीन। जो भारत में जाति की व्यवस्था में जिस जाति के मुख को देखना अशुभ माना गया, उसको देख लेने से यहाँ तक वृत्तांत है कि अगर तेली कोई यात्रा कर रहा है 12 कोस में दिखाई पड़े तो यात्रा स्थगित कर देना चाहिए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तेली के मुख देखने से दिन खराब हो जाता है, खाना नसीब नहीं होता है। ऐसे ऐसे बातें देश में फैला के रखे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन जाते? तो ये भारत के संविधान के कारण ये पद उनको मिला है। और आपका जो सवाल है कि भारत के संविधान को जानना कितना जरूरी है, तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को जानना भारत के हर नागरिक को, हर स्त्री को, पुरुष को, बच्चे बच्चे तक को जानना जीवन मरण का सवाल है। क्योंकि हमको संविधान के कारण शिक्षा मिल रहा है, संविधान के कारण नौकरी मिल रहा है, संविधान के कारण प्रमोशन हो रहा है, संविधान के कारण हमको राजनीतिक सुरक्षित अधिकार मिला है। शेड्यूल कास्ट में राजनीतिक सुरक्षा के कारण विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। राजनीतिक सुरक्षा के कारण शेड्यूल ट्राइब में विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। राजनीतिक सुरक्षा के कारण भारत के 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के भाइयों के जमीन को अन्य वर्ग के लोग खरीद नहीं सकते। हर संवैधानिक व्यवस्था जहां 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची लगा है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के भाइयों को ही संवैधानिक प्रमुख बनने का अधिकार है। ये भारत के संविधान में है। भारत का संविधान है जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि भारत में जन्म लिया हर एक नागरिक अपने स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह राज्य की बंदिशें नहीं होगी। ये कहीं और नहीं, भारत के संविधान के कारण ये अधिकार प्राप्त है। तो भारत का संविधान ही भारत के लोगों के जीवन का आधार है। जानना भारत के संविधान को कितना जरूरी है कि भारत के संविधान के कारण राष्ट्रपति का पद है, भारत के संविधान के कारण भारत के प्रधानमंत्री का पद है, भारत के संविधान में ही वर्णन है कि भारत में संसद होगा, भारत के समस्त संघ शासित राज्यों में विधान सभा का गठन होगा, उसमें विधान परिषद भी हो सकते हैं। विधानसभा सीधे जनता के द्वारा गठन किए हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होगा। राज्यपाल का पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। ये भारत के संविधान के कारण भारत में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र के जो 4 प्रमुख जो बातें हैं, 4 जो प्रमुख पाए हैं, व्यवस्थापिका की व्यवस्था संविधान के कारण है, न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान के कारण है, कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के कारण है, मीडिया की व्यवस्था संविधान के कारण है। तो भारत के संविधान को जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत के हर नागरिकों को
भले हमें एक वक्त का रोटी खाना पड़े, लेकिन भारत के संविधान को खुद जाने, इसके गहराइयों में जाएं और एक एक लोगों को भारत के संविधान को बताकर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की बातें हैं। जी, मैं इस मौके में कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान को जानना ही भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ताकि वो उनके मौलिक अधिकार की रक्षा हो सके, वो अपने कर्तव्यों का उनको बोध हो सके और भारत में हर तरह के अन्याय, अत्याचार, शोषण, अपमान और गुलामी, दास्ता, स्त्री गुलामी, हर तरह के अन्याय, अपराध, शोषण को सिर्फ भारत के संविधान को जानने के बाद ही रुक सकता है। जी मैं ना एक तो आप जो बोल रहे थे ना भी किसी को जैसे ब्राह्मण बोलते हैं कि तेली का मुंह देख करके इसमें इसको खाना नहीं मिलता है, ऐसा बोलते हैं, छूत को छूने से उसको भ्रष्ट हो जाता है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारी इसके अंदर इसको ये जो है ना ये धार्मिक बात नहीं है, ये इंसान की मानसिक अवस्था होती है, जो मानसिक मतलब एक तो पागल वाली अवस्था होती है, जो मतलब दूसरे एक तो पागल होता है वो दूसरे सबको पागल समझता है, एक होता है जो मतलब दुखी इंसान होता है वो सबको दुखी समझता है, जो एक अंधा होता है वो सबको अंधे समझता है। तो ब्राह्मणों के अंदर ये अवगुण है, किसी को छूत बना देना, किसी को बेवकूफ बना देना, किसी को कहना ये तेली है, किसी को कुछ, मतलब सारे के सारे अवगुण ब्राह्मणों के अंदर वो दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, मतलब सारी मानसिक बीमारियां उनके अंदर बड़ी बड़ी है। वो किसी का धर्म कैसे भ्रष्ट हो सकता है? कोई आदमी पानी पीता है, अगर कोई पानी किसी के ऊपर डाल देता है, चलो तो मान लेते हैं भाई पानी डालने से कोई आदमी मतलब उसका शरीर भीग गया है, लेकिन किसी को छूने से इंसान का धर्म भ्रष्ट हो जाए, ये महामूर्खता की बात है, मतलब अज्ञानता की बात है। इसको कह सकते हैं कि उनको कोई धर्म का कोई ज्ञान नहीं है 1% भी, ऐसा मान सकते हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले ये होगा, मैंने आपसे पहले सवाल किया था, दोबारा कर लेता हूँ उसको। भारत के तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जिनको जो संविधान के बारे में जानते हैं, जो संविधान पढ़ते भी हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि संविधान को नकल मार के बना रखा है, नकल किया है बाबा साहब ने। तो ये नकल मार के संविधान को बनाया है या मतलब इसके पीछे असलियत क्या छुपी हुई है, इसके बारे में बताया थोड़ा। जी, भारत का संविधान को बाबा साहब विश्व के जितने भी संविधान हैं, चाहे वो अमेरिका का संविधान हो या इंग्लैंड का हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अनेक विकसित देशों के संविधान का अध्ययन बाबा साहब की, ये बात सच है। लेकिन क्यों किए? आज दुनिया में जो संविधान है, जिसकी मान्यता है, वो वहां जब भारत में विश्वविद्यालय थे, भारत विश्व गुरु था, तो उन देशों के लोग पत्ते ढककर जंगली जीवन जी रहे थे, तब भारत विश्व में विश्व गुरु था। दुनिया के लोग भारत में शिक्षा अध्ययन करने आते थे, लेकिन भारत में मनुवादी व्यवस्था, भारत के 90% लोगों को शिक्षा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, संपत्ति के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, ज्ञान विज्ञान वो नहीं जान सकते हैं। ऐसे जो परिस्थितियां निर्मित हुई, इससे जो लोग पिछड़ गए, ज्ञान से कट गए, विज्ञान से कट गए, हर जानकारी से कट गए। तो बाबा साहब विश्व के संविधान का जो अध्ययन किए, वो संविधान ही भारत से लोग सीख कर गए और वहां पे वो बनाए थे। वो दुनिया में जो भी जानकारी गई वो भारत से ही गई, और उसी जानकारी को फिर से बाबा साहब पुनः भारत में लाए। तो ये नकल मारने की बात कहाँ से हुई? नहीं, बहुत सारे बोलते हैं इसका ज्ञान दिया है, और ये बात महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पता है कि भारत विश्व गुरु रह चुका है। जब दुनिया में लोग अशिक्षित से असभ्य थे, जंगलों में थे, तो भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की, वहां पक्की ईंटों से बेहतरीन शहर का निर्माण हुआ था। वहां स्नानागार है, वहां नाली की व्यवस्था है, वहां सार्वजनिक रूप से बैठकर सभागार है, हर तरह की सुविधाएं आज से हजारों साल पहले भारत में था। वो जानकारी बाबा साहब को था, और इसीलिए दुनिया में भारत की जो जानकारी गई उसको पुनः वो अध्ययन करके और भारत के संविधान को बनाए। तो नकल मारने जैसा तो भारत में कोई बात ही नहीं। जी, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे मैं कहा कि अगर जाति की व्यवस्था होती तो मैं भी तेली जाति से हूं। भारत में तेली जाति का गौरवशाली इतिहास है। तेली हिंदी देवनागरी लिपि का अपभ्रंश हुआ शब्द है, ये बिगड़ा हुआ शब्द है। ओरिजिनल जो शब्द है वो तैलिक है, और भामाशाह जैसे दानवीर
समाज में पैदा हुए, संत माता जैसे समाज सुधारक महिला भारत में पैदा हुए। अनेक समय समय पर इस देश में तैलिक वंश के लोग देश और दुनिया में अपना नाम रोशन किए, देश का नाम रोशन किए, और समुद्री मार्गों से विश्व के अंदर वो व्यापार करते थे। इसीलिए सरनेम लगा साहू। साहू मतलब साहूकार, जो धन दौलत इकट्ठा करने वाले लोग, समाज को चलाने वाले लोग। ऐसे उनका विकास के कारण ही उनको ऐसे घृणित बातों में, उसके जाल में उनको उलझाया गया कि इनका जो इज्जत है, शोहरत है, मान है, वो उसको कैसे चोट पहुंचाया जाए। इसके लिए काल्पनिक बातों को इतने बड़े समाज के ऊपर मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने थोपा है। ये सरासर गलत है, और जिन लोगों ने ऐसा प्रचार किया वो मानवता और मानव का जो विकास है उसके वो प्रबल शत्रु। जी, मतलब माँ जो विश्व गुरु था, भारत कबीर था पहले, इसको दोषी ब्राह्मण ही है, क्योंकि इन्होंने इसको जो है निकम्मा बना दिया भारत को, और आज भी उसके चक्कर में लगे हैं बढ़ाने के। मतलब इसका सारा सारा दोषी और इंसानियत के दोषी ब्राह्मणवादी है। तो इसमें जात पात जो फैली है, मैं इसके ऊपर एक शायरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो है जात पात एक बहुत बड़ी भयानक और घातक बीमारी है। इसको लोग समझते नहीं है कि क्या है, जिसकी वजह से मतलब लोगों का दिमाग जो है ना सेंटर में नहीं होता है। तो मैं इसको तोड़ने की, जाति को खत्म कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर मैं एक शायरी लिखी है। मैं लास्ट सवाल करूंगा आपसे इसके बाद में, जैसे कि मतलब अगर हम कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, यानी कि कभी कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, तो उसका इसका ध्यान टिकता नहीं है। तो अगर हम कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, तो हम कभी भी जात पात के गटर से बाहर निकल नहीं पाएंगे। अब मैं गटर बोल रहा हूँ, उसको गटर इस करके बोलता हूँ कि इसमें हीन भावना की, घमंड की बदबू आती है। अगर हम सच ही सच बोलेंगे तो हम जात पात के गटर से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि फिर इसका क्या है कि सच का दीपक जब अंदर जलता है, जब सच जो अंदर चले जाएगा, तो सच का दीपक अंदर जलेगा, तब सच के दीपक से हीन भावना और घमंड जलकर राख हो जाएगा। गुरु की कृपा से फिर अंदर सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। जहाँ सच का ज्ञान है वहां ना तो जात पात है, ना वर्ण व्यवस्था है, ना वहाँ अज्ञानता है, ना वहाँ ब्राह्मणवाद है, ना वहाँ छूतपन है, कुछ नहीं है। वहां सिर्फ प्यार ही प्यार है, इंसान ही इंसान है, इंसानियत ही इंसानियत है, समानता ही समानता है। तो ये जो है मतलब वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का सिर्फ एक ही इलाज है, जात पात को सच बोलना स्टार्ट करे, फिर अंदर प्रकाश होगा, प्रकाश के राही खत्म हो सकता है। जी संतोष साहू जी, मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा। जैसे हम देखते हैं कि पूरे विश्व के जो अम्बेडकरवादी जो लोगों ने मनाया है 131वीं जनवरी जयंती है, तो पूरे विश्व के लोगों को, देश विदेश के लोगों को, आपको देश विदेश में देखा जा रहा है, तो इसमें लास्ट में इसमें क्या कहना चाहते हैं, पूरे क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व के लोगों को, ताकि उससे कुछ सीख करके जिंदगी में कुछ आगे बढ़ सके। और बहुत सारे अम्बेडकरवादी हैं, जब हमने बहुत सारे को बोला कि आप अम्बेडकरवादी तो हैं, बहुत सारी लड़कियां गाने गाती है कि हमें तो अम्बेडकरवादी चाहिए, लेकिन अम्बेडकरवादी तो चाहिए, उसके 10 पॉइंट लिख कर बताएं अम्बेडकरवादी का मतलब क्या होता है। तो अम्बेडकरवादी तो आजकल नकली घूम रहे हैं, जो संगठन भी चला रहे हैं, असली अम्बेडकरवादी क्या होता है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे लोगों को। जी भाई साहब। जी, सच्चे अम्बेडकरवादी हम उनको कहेंगे जो बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलते हों, जो हर वक्त मानवता की सेवा के लिए तत्पर हों, अपना सारा सब कुछ न्यौछावर करके देश के लिए कार्य करने को वो तत्पर रहे। बाबा साहब के मानने वाले उन्हीं को कह सकते हैं जो जाति का समन करे, जो हर इंसान के अंदर भाईचारा, न्याय का बर्ताव करे। और बाबा साहब ने जो संविधान की प्रस्तावना में मूल मंत्र दिया, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, धार्मिक स्वतंत्रता, इन सब बातों को अगर कोई अक्षरशः अमल में लाए, वही सच्चा अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवाद का मतलब है मानवतावाद, अम्बेडकरवाद का मतलब है भाईचारा, अम्बेडकरवाद का मतलब है ज्ञान के प्रति सजग होना, विज्ञान के प्रति सजग होना। अम्बेडकरवाद का मतलब है कि खुद कष्ट में रहकर दूसरों को सुख देना। अम्बेडकरवाद का मतलब है कि चाहे हमें कोई कितना भी सताए, फिर भी हमको उनके साथ बंधु भाव ही रखना है। अम्बेडकरवाद का मतलब है कि भारत देश में जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं उनको
उनसे हमें बदला नहीं लेना है, बल्कि हमको उनसे भाईचारा रखते हुए अपना विकास करना है। हमको अंबेडकरवाद का मतलब है कि हर वक्त कानून का पालन करना है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करना है। अंबेडकरवाद का मतलब है कि स्त्री और पुरुष में लेस मात्र भेदभाव ना हो, महिलाओं की प्रगति पुरुषों के बराबर प्रगति हो, शिक्षा हर किसी को अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले, ये अंबेडकरवाद है। और अंबेडकरवाद, जैसा कि आपने कहा कि लोग अंबेडकरवादी हैं, हाँ ये सच है कि हैं, पर बाबा साहब के कार्यों से, बाबा साहब के बताए हुए रास्तों से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये भी एक सोचने की बात है। पर मैं इस मौके पे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में किए गए कार्य, किए गए संघर्ष, चलाए गए आंदोलन को भली भांति जानना है, समझना है, अध्ययन करना चाहिए। और बाबा साहब के लिखे हुए जो किताब हैं, जो समय समय पर भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित किए जा रहे हैं, उन किताबों को पढ़ना है। जिनको हिंदी देवनागरी लिपि पढ़ने आता है, शब्दों के अर्थ को लगा सकते हैं, ऐसे समस्त भारत के लोगों को बाबा साहब के किताबों को पढ़ना चाहिए। बाबा साहब संविधान लिखे, हाँ ये संविधान के बारे में भी, जैसा कि आपने पूर्व में कहा, भारत के संविधान को बनाने में भारत के लोगों का चुनाव हुआ था और अविभाजित भारत में 389 सदस्य थे और लगभग इस संविधान को बनाने के लिए 16 कमेटी थी और बनने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 6 घंटे का वक्त लगा था। भारत के संविधान को बनाने के लिए लगभग बाबा साहब के द्वारा 7,000 प्रस्ताव तैयार किए गए थे। उसमें से सिर्फ 395 प्रस्ताव के ऊपर बहस हुआ, वो आर्टिकल का रूप लिया, अनुच्छेद का रूप लिया। तो इस तरीके से भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 395 धारा है। और जब भारत का संविधान भारत में लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी, अभी भारत में 12 अनुसूची है। और उस समय, जैसा कि मैंने कहा कि भारत सरकार के बजट से 70 लाख रुपए व्यय लगभग हुआ था और इतना लंबा समय लगा, फिर भी विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान बनकर भारत में तैयार हुआ। और भारत का संविधान ही भारत के समस्त व्यवस्थाओं का जनक है। सभी व्यवस्थाएं भारत के संविधान से ही निकलती हैं, समस्त कानूनों का स्रोत भारत का संविधान है। इसलिए भारत के संविधान को भारत के लोगों को जानना चाहिए। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूं, अगर हमें सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए, भाईचारा चाहिए, देश में अमन चैन रहे, धार्मिक सौहार्द रहे, हर एक लोगों का प्रगति हो सके, हर एक लोग शिक्षित और जागरूक हो सके, तो इसका स्रोत सिर्फ भारत का संविधान है। जी जी जी। संतोष साहब जी, इस मतलब बहुत खुशी के मौके पर आपने जो जानकारी दी, इसके लिए स्पेशल आपको धन्यवाद। और बहुत सारे शैतान जो लोग कहते हैं कि संविधान नकल मार करके बढ़ाया, तो उस आपने समझ गया कि भाई संविधान नकल मार कर नहीं, जो नकल मार कर ले गए थे लोग, उसको भारत से नकल मार करके ले गए थे, उसको इकट्ठा किया है वो, मतलब संविधान नकल मार कर नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा, वो मैं सहमत हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो इसके लिए शुक्रिया आपका संतोष साहब जी। आने वाले वक्त में फिर हमसे मुलाकात होगी नए एपिसोड में। तो आज तक के लिए शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू आपका। जी, बाबा साहब के जयंती के अवसर पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और बाबा साहब के जो कार्य हैं, इसी तरीके से देश और दुनिया में आप जैसे जाबाज लोग, वॉइस ऑफ मानवता के सीईओ भाई मेघराज सिंह जी को मैं संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए आपको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने मुझे इस मौके पे ये चर्चा के लिए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। मैं कोई सीईओ नहीं हूँ, सीईओ तो आप लोग इसके हैं, आप लोग चलाते हैं, आप लोग इसका मालिक तो मानव ही है, सबके सब इसके मालिक है। सब मालिक तो कोई भी नहीं किसी का होता, लेकिन हम इसके एक मतलब एक वो चल रहे हैं इसके साथ में जुड़ करके कि वॉइस ऑफ मानवता पूरे विश्व के लोगों की आवाज है। तो लोगों का विश्व के लोगों की आवाज का कोई मालिक नहीं होता, तो हम तो सिर्फ एक इसके
मुसाफिर कह सकते हैं इसमें बैठे हैं, तो सभी मिलकर चले। तो सभी को विश्व वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।